Hi guys, welcome to Obvious Classes. I am your educator Pratik Morwal. This is your daily current affairs session, morning sprint. एक बहुत ही प्रिसाइज एग्जाम ओरिएंटेड और इजी टू अंडरस्टैंड रहने वाला करंट अफेयर्स का सेशन। ये क्लास मेनली टारगेट करती है उन स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट के पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। इस क्लास में जो न्यूज़ का सोर्स रहते हैं वो रहते हैं न्यूज़पेपर, जिसमें द मिंट, अल जजीरा, हिंदू, एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, इन सभी से न्यूज़ ली जाती है। लेकिन आपने रिसेंटली यूपीएससी का एक ट्रेंड देखा हुआ है जिसमें यूपीएससी अपने करंट अफेयर्स पीआईबी नोट्स या फिर ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ से ले रहा है। तो हमने भी ये दोनों सेगमेंट इसमें कवर किए हैं, इसीलिए आपके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको इस सेशन के साथ कंसिस्टेंट बना रहना है, साथ ही साथ सेशन को शेयर करना है। चैनल नया है तो उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ये सारे काम आपके रहेंगे। अब तक हम इसके 3 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं इस क्लास के। चौथा सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमारा एक रिचुअल रहता है कि हम एक दिन पुरानी जो न्यूज़ हमने कवर करी थी उसका रिवीजन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 22 जुलाई का रिवीजन। भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज जुलाई 2026 का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले रहे हैं। अब सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स होती है वो 6 प्रकार की स्कीम्स है, जो इसके बारे में हमने कल बात करी थी। आपने नहीं देखी कल की क्लास तो एक बार जाके देखिए। उसमें क्या होता है, इंश्योरेंस दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है और पेंशन दी जाती है। ठीक है, समाज के हर वर्ग के लोगों को। तो इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं वो भारत में आई है और उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका फायदा ले रहे हैं। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तीसरी न्यूज़, भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया जा रही है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में पार्टिसिपेट करने। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इंडिया का जो राफेल फाइटर जेट है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। फोर्थ न्यूज, भारत का 5000 प्लस मेगावाट का चेनाब जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है। ठीक है, किस पे? चेनाब रिवर पे। और इंडस वाटर ट्रीटी के पुनर्विचार की मांग की जा रही है। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई एक ऐसी ट्रीटी है जिसमें 6 नदियों का पानी, 3 पूर्वी नदी का पानी तो पाकिस्तान की तरफ जाएगा और 3 पश्चिमी नदियों का पानी इंडिया की तरफ जाएगा। लेकिन इन सारी 6 नदियों का जो उद्गम है, ओरिजिन है, ऑलमोस्ट इंडिया में है, इसलिए इंडिया इन पे कंट्रोल कर सकता है। जो तीन पाकिस्तान के पास नदियां जाने वाली थी, नदियों का पानी जाने वाला था, उसमें से एक रिवर है चेनाब। इंडिया क्या कर रहा है, इसके ऊपर जल विद्युत परियोजना बना रहा है। और इंडिया ये चाहता है कि जब तक आप, पाकिस्तान को बोलता है, जब तक आप टेररिज्म को सपोर्ट करते रहेंगे, टेररिज्म को नहीं रोकेंगे, हमारी मदद नहीं करेंगे टेररिज्म को रोकने में, तब तक हम आपको पानी नहीं देंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान एक तरीके से प्यासा मर रहा है और पाकिस्तान हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे, हर बड़े देश के पास जाके बोल रहा है कि इंडिया को बोलिए कि इंडस वाटर ट्रीटी पे वो वापस से विचार करे। ठीक है, ये तो शॉर्ट में हो गया, कल हमने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया था। ईपीएफओ की न्यूज़ के बारे में देखते हैं। ईपीएफओ 3.0 सुधार, यानी कि ईपीएफओ ने कुछ सुधार किए हैं, उसका ये तीसरा चरण है। इसमें किस किस बारे में बात की गई है? यूनिवर्सल पेंशन कवरेज के बारे में, सीबीएस इंटीग्रेशन के बारे में और गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने के बारे में। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? ऐसे वर्कर जो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे टास्क बेस्ड काम करते हैं, वो होते हैं आपके गिग वर्कर्स। जिसमें आप बात करें ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ब्लैंकिट, ये सारे कौन से हैं? गिग वर्कर्स। छठी इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी, भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, बंद पहले किया था, इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है। सातवीं न्यूज, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पृथ्वी की दूसरी सबसे प्राचीन ऑर्बिक्यूलर रॉक को पाया गया है। रॉक रॉक होती है यानी कि चट्टान होती है, ऑर्बिक्यूलर क्या रहेगा उसके ऊपर? ऐसे ऐसे निशान रहेंगे, इसलिए उसको ऑर्बिक्यूलर रॉक बोला गया। दिव्य कला मेला, दिव्यांग लोग जो स्पेशल होते हैं उनके लिए क्या एक मेला लगाया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें उनके द्वारा जो उनकी स्किल्स से सामान बनाए जाते हैं उनके लिए एक मार्केट प्रदान किया जाएगा तथा उनके लिए लाइवलीहुड की व्यवस्था की जाएगी। उसका 31वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसका फर्स्ट संस्करण कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। स्माइल योजना के बारे में हमने कल पढ़ा था, ये 2 चरणों में चलती है। फर्स्ट स्टेज है इसकी ट्रांसजेंडर्स के लिए और सेकंड स्टेज है इसकी बेगर्स के लिए, यानी कि भिखारियों के लिए। इसमें ऐसे ट्रांसजेंडर्स को और भिखारियों को पकड़ा जाता है जो कि उस माहौल में परेशान हो गए हैं। पहले तो उनको लाया जाता है, आश्रय प्रदान किया जाता है, उनका रिहेब किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको एटिकेट सिखाए जाते हैं, उनको फिर रोजगार प्रदान किया जाता है। ये सारी चीजें की जाती है, लेकिन इसके बाद भी उन पे सर्विलेंस रखा जाता है कि
ये जो ट्रांसजेंडर्स और बेगर्स हैं, ये वापस से अपनी पुरानी दुनिया में नहीं चले जाए। इसके लिए सरकार के साथ कई सारे सोशल एक्टिविस्ट और एनजीओ काम करते हैं। कल का हमारा क्विज था कि 2026 का जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप था वो किसने जीता था? वो जीता था आपके स्पेन ने। तो इसका आंसर रहेगा किसको हराया था? अर्जेंटीना को हराया था। अर्जेंटीना का कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेयर है? लियोनल मेसी। ठीक है, तो यह चीजें याद रखना। आज 23 जुलाई की अपन न्यूज स्टार्ट करते हैं। जिसकी पहली न्यूज है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज। फ्रांस ने बैन किया है सोशल मीडिया का एक्सेस फॉर चिल्ड्रन अंडर 15। 15 साल से कम उम्र के बच्चों का फ्रांस ने सोशल मीडिया का एक्सेस बंद कर दिया है। सोशल मीडिया क्या होते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। और ऐसा करने वाला फ्रांस यूरोपियन यूनियन का पहला कंट्री है। इससे पहले भी अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो उसने क्या किया है? 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया। ठीक है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया। अब आप ये बोलेंगे कि सर रशिया में भी बंद है, चाइना में भी बंद है, ईरान में भी बंद है, तो वहाँ के रीजन अलग है। हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात कर रहे हैं जिसमें डेमोक्रेसी है, और वहाँ पे ऐसा होना बहुत बड़ी बात है और एक अपने आप में एक अच्छा स्टेप है। हर कंट्री को इसके बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा करके फ्रांस क्या बना है? फर्स्ट यूरोपियन यूनियन का कंट्री बना है। आने वाले समय में हो सकता है कि अदर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं वो भी इस कदम में साथ दें और ऐसा नियम लेके आए, जिसमें चाहे जर्मनी होगा, चाहे कोई और कंट्री होगा। ठीक है, ये कैसे काम करेगा? ये दो फेजेस में काम करेगा। पहला तो रहेगा कि 1 सितंबर 2026 की डेट रहेगी। इसमें इसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे कोई भी फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चे का अकाउंट नहीं बनेगा। और जिनके ऑलरेडी अकाउंट है उनके लिए क्या डेडलाइन दी गई है? 1 जनवरी 2027। उससे पहले उनके सारे अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे। यानी कि फ्रांस के बच्चों के पास अभी 1 सितंबर 2026 तक का टाइम है सोशल मीडिया के अकाउंट बनाने का और चलाने का। ठीक है, अब इन सबको, ये जो चीजें हो रही है, इनको रेगुलेट कौन करेगा? इनको रेगुलेट यही करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। ये क्या करेंगे? जब भी फ्रांस का कोई बच्चा या कोई आदमी अकाउंट बनाएगा इन पे, तो पॉपअप होगा कि आप 15 साल से ऊपर है कि नहीं है। तो वो बोलेंगे कि हाँ 15 साल के ऊपर है। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर हो गया। तो इसका रेगुलेशन कौन करेगा? ये तीनों करेंगे, लेकिन इन तीनों के भी ऊपर नजर कौन रखेगा? एयरकॉम। एयरकॉम वहाँ का एक फ्रांस का क्या है, एक सरकारी संगठन है जो क्या करता है? ऑडियो विजुअल एंड डिजिटल कम्युनिकेशन रेगुलेटर। ठीक है, अगर फ्रांस के बनाए हुए नियम पे ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये काम नहीं करते हैं, तो एयरकॉम उन पे कड़ी कार्रवाई करेगा। ठीक है, फ्रांस ने ये जो चीज है, ये एकदम से ऑल ऑफ सडन नहीं करी है। इसके लिए फ्रांस ने क्या किया था? 2023 में ही एक फ्रांस का 2023 पेरेंटल कंसेंट लॉ लेके आ गया था। इसमें फ्रांस ने ये बोला था कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आ- आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है, तो आपको अपने पेरेंट्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी इन सबको बंद करने के अलावा फ्रांस ने क्या मतलब बंद नहीं किया है? वो एजुकेशनल और साइंटिफिक प्लेटफॉर्म्स को बंद नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें विकिपीडिया, उनको बंद नहीं किया है, क्योंकि बच्चा नॉलेज तो लेगा ना कहीं से। अब ये जो सोशल मीडिया होते हैं वहां से तो उसको गलत नॉलेज मिल रही थी। ठीक है, तो ये क्यों किया गया है? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम मेंटल हेल्थ रिस्क इंक्लूडिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ हार्म, टीनेज सुसाइड्स, ये सारी चीज़ों के लिए। और स्टैंडिंग डिजिटल चाइल्ड सेफ्टी, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जब भी होता है, मतलब डिजिटल चीज़ें बढ़ती है, लोग ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, तो मेंटली इस पर अफेक्ट पड़ता है। तो क्या स्टैंड करेगा? डिजिटल चाइल्ड सेफ्टी। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस न्यूज़। हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है। फ्रांस क्यों लेके आया है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। इंडिया ने अनाउंस किया है फर्स्ट एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी एट थाने क्रिक। अब पहले तो बर्ड सेंचुरी होती है, आपको सबको पता है। ठीक है, अब ये कैसी होगी? एआई पावर्ड होगी। इसमें क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप इसकी लोकेशन देख लीजिए और इसका नाम ले देख लीजिए क्या रहेगा। इंडिया की पहली फर्स्ट एआई पावर्ड बर्ड बर्ड जो सेंचुरी है, उसका नाम है भांडव बर्ड पार्क। और ये कहाँ बना है? थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी में ये पार्क बना है जिसका नाम है भांडव बर्ड, जो क्या करेगा? फर्स्ट एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी रहेगी। ठीक है, इसका एरिया कितना है? 20.09 हेक्टेयर का। लेकिन उस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डलेगा वो कितना डलेगा? 0.35 का। और बाकी का एरिया किसके लिए छोड़ दिया जाएगा? वेटलैंड हैबिटेंट्स
और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए। अब वेटलैंड क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को ऐसा हुआ क्या था, रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। अब ये ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था जब बोला जा रहा था कि पहले तो आप ये भी समझ लीजिए वेटलैंड होते क्या है। ऐसा एरिया जो कि साल भर पानी में रहता है या साल के किसी 3-4 महीने कंटिन्यूसली वो पानी में रहता है, तो वो हो जाएगा आपका वेटलैंड एरिया। लेकिन पानी रहने के साथ ही नहीं होगा, वहाँ पे स्पीशीज भी होनी चाहिए, वहाँ पे बर्ड्स भी आनी चाहिए, तो उसका होगा वेटलैंड एरिया। तो हुआ क्या, समय के साथ जब डेवलपमेंट बढ़ी, लोगों का लालच बढ़ा, तो उन्होंने इन वेटलैंड एरिया पे भी अपना इंक्रोचमेंट करना स्टार्ट कर दिया, अपनी डेवलपमेंट के नाम पे उनको भी खत्म करने लग गए। तो जो इमिग्रेंट बर्ड्स हैं वो आके वहाँ बैठते थे, वो नहीं बैठ पा रहे हैं, तो इन्वायरमेंटलिस्ट ने क्या बोला कि इनको हमें बचाना है। इसके लिए हम सब देश आके एक कन्वेंशन करते हैं जिसको हम बोलेंगे रामसर कन्वेंशन। ये हुई थी 2 फरवरी को ही, ठीक है, इसलिए वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब इसमें क्या बात की गई, इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज थे उनको बोला गया कि आपको अपने देश में एक एक एटलीस्ट रामसर साइट तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रामसर साइट इंडिया की कितनी है एट प्रेजेंट, 91 है इंडिया के पास। और सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में, ठीक है, समझ में आया आपको। तो वेटलैंड समझ में आया, रामसर कन्वेंशन समझ में आया। तो जो वेटलैंड साइट रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आती है उसको रामसर साइट बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें और सेंचुरी में क्या है, इसमें एआई बेस्ड बर्ड मॉनिटरिंग होगी। पहले क्या होता था, व्यक्ति को मैन्युअली जाना पड़ता था, बर्ड्स को देखना पड़ता था, इमिग्रेशन वाली बर्ड्स कितनी आई है इस बार, कितनी कम संख्या में आई है, इनका बिहेवियरल पैटर्न क्या है, कितने दिनों में चली जाती है, ये सारी चीजें मैन्युअली करनी पड़ती थी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी होता था और लोग भी ज्यादा रखने पड़ते थे। लेकिन अब एआई बेस्ड हो जाएगा तो बर्ड मॉनिटरिंग ईजी हो जाएगी। कहाँ पे होगी, ये 1.5 किलोमीटर के रेडियस में होगी, जिसमें रियल टाइम ट्रैकिंग होगी, स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन होगी कि कौन कौन से नए बर्ड्स आ रहे हैं, मूवमेंट उनका एनालाइज किया जाएगा, सेंट्रलाइज डाटा बनाया जाएगा, जो डिजिटल बायोडाइवर्सिटी के एनालिटिक्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें और क्या है, इससे इको टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है। ऑफकोर्स ऐसी कोई चीज बन रही है तो जिसको देखने के लिए तो लोग आएंगे ही सही। 2.16 किलोमीटर का मैंग्रोव नेचर ट्रेल भी है वहाँ पे, ठीक है। मैंग्रोव ट्री क्या होते हैं, ऐसे पेड़ जो जिनकी जड़ें पानी के ऊपर रहती है, मृदा का अपवर्तन रोकती है, चक्रवात को रोकती है, ये हमने सुंदरबन डेल्टा में पढ़ा था। तो ये सारे मैंग्रोव ट्रीज भी वहाँ होंगे, ऑब्जर्वेशन टावर्स होंगे और बर्ड वीविंग डेक्स भी होंगे। इसकी वजह से क्या बढ़ेगा, इको टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, वाइल प्रोटेक्टिंग द रामसर लिस्टेड वेटलैंड इकोसिस्टम, ये हमने बात कर ही ली है। The initiative highlights India's growing use of artificial intelligence in wildlife conservation. इंडिया अपना यूज आर्टिफिशियल का यूज वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में भी कर रहा है। इससे पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी की बात करें या फिर हरियाणा के सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी की बात करें, वहां पे भी इंडिया ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। एंड स्ट्रेंथनिंग करता है, किसकी स्ट्रेंथनिंग करता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की और सस्टेनेबल वेटलैंड मैनेजमेंट की, ठीक है। ये न्यूज आपकी कवर होगी। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं, एनकाश लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट यूपीआई इनेबल्ड मील। अब एनकाश क्या है, एक फिनटेक कंपनी है, फिनटेक कंपनी, फिनटेक बोले तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी। इसने क्या किया है, अपने एम्प्लॉयज के लिए एक यूपीआई इनेबल्ड मील कार्ड बनाया है। बहुत सी कंपनीज होती है जो खाने का पैसा भी देती है अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये खाने का पैसा देगी तो एक कार्ड दे देगी कि अब इसमें है ना इतनी लिमिट है, आपको क्रेडिट कार्ड की तरह आपको महीने में इतना खर्च कर सकते हैं, हम आपको इतनी लिमिट दे रहे हैं कि आप उसको खाने के लिए खर्च करिए कि आपको अपने ग्रोसरी के लिए खर्च करिए। लेकिन पहले जो कार्ड होता था वो बहुत कम दुकानों पे चलता था, बहुत कम जगह पे चलता था, है ना। उसको फूड अलाउंस बोलते थे, जो अपने एम्प्लॉयज को देता है वो खाने के लिए पैसा। तो वो बहुत कम जगह पे चलता था और कार्ड को टैप करना पड़ता था, स्वैप करना पड़ता था रुपए कार्ड के माध्यम से। अब क्या किया है इंकाश ने, यूपीआई जो कि क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स होती है, यूपीआई की फुल फॉर्म देख लीजिए आप, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का भी इसमें इस्तेमाल होने लगेगा। ये न्यूज बनी और ये किसने किया है, सबसे पहले एनकाश, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। द कार्ड इंटीग्रेटेड यूपीआई फॉर क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स एंड द रुपे नेटवर्क फॉर टैप स्वाइप ऑनलाइन एंड वर्चुअल कार्ड ट्रांजेक्शन ऑफरिंग सीमलेस डिजिटल पेमेंट ऑप्शन। क्या ऑफर करता है ये, सीमलेस
डिजिटल पेमेंट ऑप्शन साथ का साथ ही हो जाता है। ठीक है, अब इसमें लिमिट कितनी है? जो नए नियम आए हैं इनकम टैक्स के, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गए हैं, इसमें एम्प्लॉय, ये जो पैसा आएगा वो एम्प्लॉय का टैक्स फ्री रहेगा, इस पर कोई टैक्स फ्री नहीं टैक्स नहीं लेगा सरकार, टैक्स फ्री मील रहेगा। बेनिफिट देगा कितना? महीने का 8,800 रुपए का। पर मील कितने की पड़ेगी? 200 रुपए की। और ये कितना कर रहा है साल का, सालाना कितना फायदा हो रहा है कर्मचारी को? 1,05,600 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें और क्या चीज है। ये हमने पहले बात ही कर ली कि ये जो कार्ड था पहले बहुत कम जगह पे चलता था, लेकिन अब ये जो मील कार्ड है कहाँ पे एक्सेप्टेड रहेगा? 5 लाख फूड और ग्रोसरी आउटलेट्स में। इसमें स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट भी शामिल है। अब ये जो अंकाश को कार्ड देगा अपने एम्प्लॉयज को, तो उसमें पहले से पैसा डाल के रखेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ओके, 8,800 का बजट डाल के रखेगा कि आपको इतनी लिमिट है, इतना खर्च कर सकते हैं। लेकिन एनकश को ये करने के लिए किसकी परमिशन की जरूरत होगी? इसके लिए आरबीआई की ऑथराइजेशन की जरूरत होगी, और एनकाश के पास ये पहले से थी। इसीलिए इसने अपना यूपीआई पेमेंट मोड इसमें मील कार्ड में स्टार्ट कर दिया है। ये क्या प्रोवाइड करेगा? इससे क्या फायदा होगा? ये एम्प्लॉयर्स को इंस्टेंट कार्ड इशू करने के लिए सहूलियत देगा, बल्क रिलोड्स, रियल टाइम ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग देगा, और मर्चेंट कैटेगरी कंट्रोल देगा, स्ट्रेंथनिंग द इंडिया फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। ठीक है, इसको ये बढ़ावा देगा। ये सारी चीज देख ली हमने। नेक्स्ट हम न्यूज देखते हैं। उदमारो ब्रिज इनोग्रेटेड ओवर शोक रिवर इन लद्दाख। एक उदमारो ब्रिज है जो कहाँ पे? लद्दाख के शोक रिवर पे स्टार्ट हो गया है, बना है। सबसे पहले आपको लद्दाख के बारे में जानना पड़ेगा। लद्दाख अभी एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ये कब बनी? जब 2019 में इंडिया ने आर्टिकल 70, 370 और आर्टिकल 35A को हटा लिया था। उसी से एक जम्मू कश्मीर अलग हुआ जो यूटी बना, और उसी से लद्दाख अलग बना। 370 क्या था? स्पेशल स्टेटस का दर्जा देती थी। और 35A क्या करता था? जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वही डिसाइड करेगा कि जो हमारे स्पेशल स्टेटस में स्पेशल स्टेट है उसमें नागरिकता हम किसको दें, जो सारी स्कीम से फायदे हैं हम कौन से पर्टिकुलर लोगों को दें। तो ये 35A बोलता था। रिसेंटली एक न्यूज सामने आएगी आपकी, जो लद्दाख है किस चीज की डिमांड कर रहा है? 6th शेड्यूल में आने की। अब 6th शेड्यूल क्या है? ये एक ऐसा ट्राइबल एरिया को अपना ऑटोनोमस यानी कि खुद का राज्य करने की परमिशन देता है, कुछ नियम बनाता है ताकि वहाँ की कल्चर और वहाँ का हेरिटेज एक तरीके से प्रिजर्व रहे। अभी हालिया में 4 ऐसे स्टेट है जिनके पास ये सुविधा है, यानी कि 6th शेड्यूल में आते हैं। इसमें असम आएगा, मेघालय आएगा, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये 4 स्टेट्स के पास क्या है? 6th शेड्यूल है। और लद्दाख चाहता है कि हमें भी 6th शेड्यूल मिल जाए। लद्दाख के बारे में ये सारी चीजें देख ली आपने। वापस टॉपिक पे आते हैं। उदमारो ब्रिज का उद्घाटन हुआ है 21 जुलाई 2026 को शोक रिवर के ऊपर, नुब्रा डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख में, एट अ कॉस्ट ऑफ 27.18 करोड़ का। और ये कौन से पैकेज के अंतर्गत आया है? अगेन ये यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर, तो ये स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के अंतर्गत आया है। ठीक है, अब इसमें क्या है? 3 स्पान ट्रस सिस्टम ब्रिज का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि लोहा और स्टील के ट्राइंगल के खोखे बनते हैं, और उसी फ्रेम से ये ब्रिज बनता है। हैज अ 70 आर लोडिंग कैपेसिटी। 70 आर लोडिंग कैपेसिटी, इसका मतलब ये होता है कि इसमें हैवी ट्रक, डिफेंस के ट्रक, मशीनरी, ये सारी चीजें इसके ऊपर होके जा सकती है। इंक्लूड्स 230 मीटर्स ऑफ अप्रोच रोड। ठीक है, द ब्रिजेस reduces the distance between उदमारो, हुंडरी एंड तिरची स्क्वेरू विलेज। इन विलेज के बीच की दूरी को कम कर देगा और 35 किलोमीटर कम कर देगा, यानी कि अब लोगों को वहां से घूम के नहीं जाना पड़ेगा। और ये क्या प्रोवाइड करेगा? ऑल वेदर कनेक्टिविटी, सारे सीजन में कनेक्टिविटी देगा। कहाँ पे? रिमोट बॉर्डर सेटलमेंट में। अब आप एक चीज समझिए कि जो लद्दाख है वो इंडिया के बॉर्डर एरिया में आता है। ठीक है, जो पाकिस्तान से भी बॉर्डर शेयर करता है और चाइना से भी बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए इंडिया के लिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। यहाँ पे डेवलपमेंट होना समय समय पे बहुत ज्यादा जरूरी है। वहाँ के लोगों के मन में भी देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार हमारे लिए काम कर रही है। ये सारी चीजें लद्दाख के लिए हमें करनी है। ठीक है, अब हम
शोक ये नुब्रा डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें या नुब्रा वैली की बात कर लें तो यहाँ पे क्या है, या तो शोक और नुब्रा, शोक रिवर और नुब्रा रिवर का संगम होता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ बैक्टीरियन बैक्टीरियन कैमल पाया जाता है, बैक्टीरियन ऊँट पाया जाता है, जो कि ऊँट की आपने एक कुबड़ देखी होगी, इसकी दो कुबड़ होती है। ठीक है, ये एक ड्राई डेजर्ट भी है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं शोक रिवर के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आया है तो इम्पोर्टेंट होगा ही। शोक रिवर का जो उद्गम है वो रीमो नाम के ग्लेशियर से होता है, रीमो ग्लेशियर से। और ये इंडस रिवर की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो हमने ये शोक रिवर के बारे में भी देख लिया। इसको रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं, क्योंकि शोक जैसे नाम से ही प्रकट हो रहा है कि ये शोक है, यानी कि इसमें पानी का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, लोग इससे परेशान हैं, ऑल ऑफ सडन ये चीजें होती है। ठीक है, अब ये जो उदमारो ब्रिज बना है इसका क्या फायदा होगा, ये इम्प्रूव करेगा एक्सेस टू शाम गोम्बो, यारमो गोम्बो एंड इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, बुद्धिज्म की एक धार्मिक यात्रा, धार्मिक जगह श्याम गमो, यहाँ पे भी लोगों को आने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि इजी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, इससे 1000 लोकल रेजिडेंट्स को फायदा होगा, वो अपने होम स्टे बना पाएंगे और वहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा बढ़ेगा। द ब्रिज स्ट्रेंथन्स बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटजिक मोबिलिटी एंड रीजनल कनेक्टिविटी इन द हाई एल्टीट्यूड नुब्रा वैली। इतने हाई एल्टीट्यूड पे सारे काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा देश तरक्की पे है, ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, सपोर्टिंग क्या करता है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ईयर अराउंड ट्रांसपोर्टेशन इन लद्दाख। लद्दाख में पूरे साल ट्रांसपोर्टेशन को चलाने के लिए इस तरीके के नए नए ब्रिजेस का निर्माण होता रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये किस पे, कौन सी रिवर पे बना है, आपका शोक रिवर पे। ठीक है, ये न्यूज आपकी कवर होती है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं अपन। फर्स्ट डायरेक्ट फ्राइट ट्रेन रीचेस नेपाल विराटनगर कस्टम यार्ड। पहली मालगाड़ी नेपाल के विराटनगर कस्टम यार्ड पे पहुंचती है। कहाँ से पहुंचती है, ये इंडिया के कोलकाता पोर्ट। पोर्ट वो जगह होती है जहाँ पे समुद्री जहाजों से सामान आता है जाता है। तो कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेपाल के बारे में अगर हम कुछ चीज़ें कोई जानकारी लें तो नेपाल से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल से हम वीज़ा फ्री एंट्री करते हैं, वो भी हमारे यहाँ वीज़ा फ्री एंट्री करते हैं। नेपाल के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, है ना। और नेपाल से जो इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है, लैंड बॉर्डर शेयर होता है, उसमें कौन कौन सी स्टेट आते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये याद रखिएगा, ये लाइन वाइज है, वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो ये इसी सीक्वेंस में आएगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं। ठीक है, तो अब वापस अपन न्यूज पे स्विच करते हैं कि नेपाल में क्या पहुंची है, एक मालगाड़ी पहुंची है इंडिया से विराटनगर कस्टम यार्ड पे 20 जुलाई को। इसमें कितने कंटेनर्स गए हैं, 40 कंटेनर्स गए हैं। उसमें क्या था, कैनोला ग्रेन था। कैनोला ग्रेन यूज होता है इडिबल ऑयल बनाने के लिए, और ये यूज होता है पशुओं के खाने के लिए। ठीक है, एनिमल फूड। और इसको ऑपरेट किसने किया था, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉनकॉर्ड ने इसको ऑपरेट किया। द सर्विस बिकम ऑपरेशनल। ये सर्विस कैसे स्टार्ट हुई, एक संशोधन किया किसमें, इंडिया और नेपाल का जो रेल ट्रांजिट फ्रेमवर्क बना था उसमें संशोधन करके ये सुविधा दी गई कि डायरेक्ट पोर्ट से आपके यहाँ पे, कहाँ पे, कस्टम यार्ड पे ही हम रेलगाड़ी पहुंचा देंगे, और आपको क्या मिलेगा, सामान डायरेक्ट वहां मिल जाएगा। नेपाल क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ से कंट्रीज से घिरा हुआ है, उसके पास कोई अपना समुद्र नहीं है। समुद्र नहीं है तो उसके पास पोर्ट भी कैसे होगा। तो इसीलिए जब उसको कोई भी चीज इंपोर्ट करनी होती है तो पहले तो या तो इंडिया में आएगी, या चाइना में आएगी, या और भी उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे आएगी, उसके बाद नेपाल में जाएगी। तो इट मीन वो चीज बहुत महंगी हो जाती है। ठीक है, हर कंट्री अपना अपना टैक्स भी बढ़ाने लगेगी तो वो चीज महंगी हो जाती है। लेकिन ये एक तरीके से अपना बफर जोन यानी कि दो कंट्रीज के बीच की एक ऐसी देश या जगह। तो बफर जोन का स्टेटस होने के नाते नेपाल एक तरीके से एंजॉय भी करता है, कई जगह उसको टैक्स भी कम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, इससे पहले क्या होता था। इससे पहले ये
बीरगंज नामक एक जगह है, बीरगंज नामक एक जगह है नेपाल में। तो वहां पे कस्टम पॉइंट पे रिसीव करते थे। तो जो भी सामान आता था बीरगंज में रिसीव किया जाता था। थर्ड कंट्री का रेल कार्गो पहले इंडिया आएगा, मतलब किसी चीज हमको यूएसए से कुछ मंगाना है, हमको यानी कि नेपाल को, तो पहले तो वो इंडिया में आएगा, फिर वहां के इंडिया पे रेल कार्गो पे पहुंचेगा, फिर इंडियन पोर्ट से यहाँ पे आएगा। लेकिन अब क्या हो गया है, जोगबानी विराटनगर रेल लिंक हो जाएगा। ठीक है, जोगबानी कहाँ पे है, आपके कलकत्ता में है, और विराटनगर कहाँ पे है, नेपाल में। अब इसके बनने के बाद क्या होगा, नेपाल के लिए चीजें इजी हो जाएगी, क्योंकि जो इंपोर्ट करना होगा सामान वो इजिली आ जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्सेस तो और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट तो कटिंग हो जाएगी ना। तो रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट बाय 20 to 30%, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर। इंप्रूव करेगा सप्लाई चेन एफिशिएंसी फॉर नेपाली इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल इजीली अब जल्दी जल्दी आ जाएगा। एंड स्ट्रेंथन इंडिया नेपाल ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये इंडिया और नेपाल के बीच में होगा। कैसे होगा, एक नई मालगाड़ी के चलने से, जो कि जोगबानी से विराटनगर रेल लिंक में चल रही है, ब्रॉड गेज में चल रही है, और विराटनगर में डायरेक्ट पहुंच रही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आए। नेक्स्ट मूवी का है टॉपिक, आंगन मूवी। ये कौन सी मूवी है, एक संताली लैंग्वेज में बनी हुई मूवी है। संताली कहाँ की लैंग्वेज है, झारखंड की। अभी आपने पढ़ा था कि रिसेंटली 72nd नेशनल अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड हुए थे, जिसमें आर्टिकल 370 मूवी को है उसको नवाजा गया था बेस्ट फिल्म से। ठीक है, कार्तिक आर्यन बेस्ट एक्टर, यामी गौतम बेस्ट एक्ट्रेस, ये सारी चीजें। लेकिन हमने जो हमारा ट्राइबल कल्चर है इंडिया का, उसको तो रिप्रेजेंट करने वाले लोगों के बारे में पढ़ा नहीं था। और यूपीएससी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है, जब यूपीएससी पूछता है तो अदर एग्जाम भी उसमें क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। इसलिए आगे ये देखिए, आंगन जो एक इनविजिबल बिकम द फर्स्ट एवर संताली लैंग्वेज फिल्म to win a National Film Award at the 72nd National Film Award, marking a historic milestone for India's tribal cinema। इंडिया के ट्राइबल सिनेमा के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसको नेशनल फिल्म अवार्ड में सम्मानित किया गया। ये मूवी का जो ड्यूरेशन है वो है 12 मिनट 10 सेकंड का, एक शॉर्ट फिल्म है। और इसको लिखा है रवि राज मुर्मू ने, और इसके लिए इन्होंने बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर का अवार्ड भी नॉन फीचर्स कैटेगरी में पाया है। ठीक है, अब इसमें 12 मिनट 10 सेकंड की स्टोरी में क्या है, एक लोक कथा है, रहस्यमयी लोक कथा है, जिसके बारे जो संताल लोग हैं उनकी ही रहस्यमयी लोक कथा के बारे में 12 मिनट 10 सेकंड की मूवी में बताया गया। द फिल्म सेलिब्रेट्स द, फिल्म में अंदर क्या बताया गया है, जो संताल के ओरल ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हेरिटेज है, और स्टोरी टेलिंग जो प्रैक्टिसेस है ऑफ संताल ट्राइब कम्युनिटी की, ये सारी चीजें बताई गई। संताल के बारे में हम और भी चीजें देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। The award highlighted the importance of preserving India's linguistic and cultural diversity। इसको प्रिजर्व करता है इंडिया के लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, वाइल प्रमोटिंग ट्राइबल लैंग्वेज। ट्राइबल लैंग्वेज को प्रमोट करता है, इंडिजीनियस नैरेटिव को प्रमोट करता है, और रीजनल सिनेमा को एक नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बताता है। ठीक है, संताली जो लैंग्वेज है भारत के संविधान में वर्णित है। कब हुई थी ये, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में। और उस टाइम पे इसमें बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली, ये चारों लैंग्वेजेस को किसमें शामिल किया गया था, 8वें शेड्यूल में, जो कि भाषा से संबंधित है, हमारे संविधान में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 8वें शेड्यूल में है, और 92 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको शामिल किया गया 2003 में। अब हर लैंग्वेज की एक लिपि होती है, जैसे तो हम बोल रहे हैं वो हिंदी है, लेकिन हमारी जो लिपि है जिसमें हम लिखते हैं वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। उसी प्रकार से संताली की भी एक लिपि है जिसको बोलेंगे OL की स्क्रिप्ट। ठीक है, और इस लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। दिस इज ऑल अबाउट कि हमने संताल लैंग्वेज के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है, जो कि झारखंड से बिलोंग करती है। झारखंड के जो प्राइम मिनिस्टर, ओ सॉरी, चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम है हेमंत सोरेन, और वहाँ की जो कैपिटल है वो है रांची।
ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। इंडिया ने अनवील किया है फर्स्ट ई विटोल एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप E-200X PT-01। ठीक है, आप ये चीज देख रहे हैं, ये आप बस इस पे ध्यान दीजिए, इस मॉडल पे ध्यान दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि हर घर में दो से तीन तो टू व्हीलर होंगे, दो दो फोर व्हीलर भी होते हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन ही जब 1.5 करोड़ है और इतने व्हीकल्स हम खरीद लेंगे, और जो एरिया है वो तो लिमिटेड है ना, रोड कितने भी अच्छे बना देंगे तो उसमें ट्रैफिक तो जैम होगा ही होगा। तो इंडिया में लोगों को ये दिमाग आया कि यार रोड पे ही चलेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्या करें, हम एक नया यंत्र बनाते हैं, नया व्हीकल बनाते हैं जो कि हवा में चल सके। तो बोला कि यार हवा में तो ऑलरेडी हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। फिर दूसरे आदमी ने बोला कि यार हवा में चल रहे हैं तो क्या आप हेलीकॉप्टर से थोड़ी ना जाओगे, आपको एक छोटा सा व्हीकल बनाना पड़ेगा। उसके लिए ही क्या किया है, एक ई प्लान कंपनी है जो कि कहाँ की है, चेन्नई बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप है जो आईआईटी मद्रास के अंतर्गत काम करता है। उन्होंने अनवील्ड किया है E-200X PT-01, इंडिया फर्स्ट फुल स्केल प्रोटोटाइप। एक मॉडल तैयार किया है अभी, है ना, व्हीकल नहीं बना है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, और इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ करेगा एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। इसके बारे में मैं समझाता हूँ कि कैसा रहेगा। ये एक तो इलेक्ट्रिक रहेगा पूरा, ठीक है। दूसरा, इसका जो टेक ऑफ होगा वर्टिकल, यानी कि सीधा ऊपर की तरफ होगा जैसे हेलीकॉप्टर होता है, और इसकी लैंडिंग होगी वो भी सीधा नीचे की तरफ होगी। एक जगह से दूसरी जगह जाने में जहाँ पे 1 घंटा लगेगा आपको रोड का इस्तेमाल करते हुए, अगर ये चीज एक्शन में आ जाएगी, अभी तो प्रोटोटाइप बना है, एक्शन में आ जाएगी तो वहां पे 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि हवा में जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, एयर ट्रैफिक चाहिए, पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का एयर रूट चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। एंड ई विटोल इज अ बैटरी पावर्ड जीरो इमिशन एयरक्राफ्ट। ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रिक से यूज हो रहा है ये, तो कार्बन का एमिशन भी नहीं होगा, तो पर्यावरण के लिए भी एक तरीके से फायदेमंद है। केपेबल ऑफ वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, हमने बात कर ही ली है, लाइक अ हेलीकॉप्टर एंड फॉरवर्ड फ्लाइट लाइक अ कन्वेंशनल एयरप्लेन, मेकिंग इट सुटेबल फॉर अर्बन एयर मोबिलिटी। अर्बन एरिया में जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, कार्बन एमिशन ज़्यादा है, पर्यावरण में नुकसान हो रहा है, वहाँ पे इस चीज़ को लाने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, इसको इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के नाम से भी जाना जाएगा। देखो, E-200X इज द डिजाइन टू प्रोवाइड फास्टर, क्लीनर एंड मोर एफिशिएंट अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होगा। ये किसको हेल्प करेगा, रिड्यूस करने में रोड कंजप्शन, ट्रेवल टाइम और कार्बन के एमिशन। ये सारी बातें हमने कर ली, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस न्यूज, इसमें सारी वही चीजें लिखी हुई है, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। सेंटर ने अनाउंस किया है 50% कोटा फॉर एक्स अग्निवीर इन सीएपीएफ। पेन को एक कर लेते हैं। सेंटर ने अनाउंस किया है 50% का कोटा फॉर एक्स अग्निवीर। अब एक्स अग्निवीर क्या होता है, पहले तो आप एक चीज समझिए। 2022 की बात है, जब आपने सुना होगा कि अग्निपथ नाम की एक स्कीम आई थी, और उसका काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था ऑपोजिशन पार्टी ने, देश में अन्य युवाओं लोग ने, कि हमें अग्निपथ स्कीम नहीं चाहिए। अग्निपथ स्कीम में क्या होता है कि 4 साल के टेन्योर के लिए कैडेट्स भर्ती होते हैं, और ये कहाँ काम करेंगे 4 साल में, इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में। 4 साल के बाद क्या होगा, इनमें से ओनली 25% जो कैडेट्स होंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, और जो भी वहाँ पे इंटरनल एग्जाम होगा उसके बेसिस पे। और जो 75% कैडेट्स बच जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एक्स अग्निवीर। समझ में आया पहले तो एक्स अग्निवीर क्या होता है। अब सेंटर ने क्या अनाउंस किया है, 50% का कोटा अनाउंस किया है एक्स अग्निवीर के लिए। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होगा, किसमें, सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें 6 विंग होते हैं आपके, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, तो हो गया। और एक बार लिख लेते हैं इसको, CISF, BSF, SSB सशस्त्र सीमा बल, ITBP इंडियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और एक हो गया आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, और एक होता है आपका आसाम राइफल। तो ये 6 विंग होते हैं जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत आते हैं। और सरकार ने बोला है कि इसमें भर्ती होने के लिए अब एक्स अग्निवीर को 50% का कोटा अलग से दिया जाएगा। एलिजिबल एक्स अग्निवीर विल रिसीव 3 years ऑफ एज रिलैक्सेशन, 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। लेकिन पहला जो बैच है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, 4 साल अभी तक उसके कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए क्या बोला है कि जो पहला बैच है उनको 5 साल का एडिशनल ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा फर्स्ट बैच के लिए 8 साल का। ठीक है। अब जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसमें कौन सी ड्यूटी के लिए उनको 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि उनको डायरेक्ट ऑफिसर बना दिया जाएगा, नहीं, उनको कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और असम राइफल की बात करें तो वहां पे राइफलमैन की पोस्ट के लिए ये रिजर्वेशन दिया गया है। एक्स अग्निवीर विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, क्योंकि 4 साल जब उन्होंने ट्रेनिंग करी है तो अब वहां पे फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना या फिजिकल टेस्ट देना तो कोई अनिवार्य है ही नहीं, वो ऑलरेडी फिट है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा एंड द रिटर्न एग्जामिनेशन, तीनों चीजें नहीं देनी पड़ेगी। सिंप्लीफाइंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, जो 4 साल कंप्लीट करे हैं उन्हीं के लिए ये प्रावधान रहेगा अग्निपथ स्कीम में, अग्निवीर के लिए, जो कि अब एक्स अग्निवीर हो गए। द पॉलिसी सपोर्ट द अग्निपथ स्कीम टू 2022, इसके बारे में हमने बात कर लिया है, ये सारी बात हमने कर ली है। द इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथन इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि देखो आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में नया बंदा आके लगेगा तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा, बहुत खर्चा करना पड़ेगा, और क्या पता वो इतना एलिजिबल हो कि नहीं हो। लेकिन ऑलरेडी जो 4 साल देश के लिए सर्व करके आ चुका है, अब उसको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में अगर हम भर्ती कर रहे हैं तो क्या होगा, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में मजबूती ही आएगी, while improving post-service employment prospects for ex-Agniveers and supporting India's broader security and human resource reform. Okay, so this is all about for this news. हमने ये न्यूज़ भी कवर कर ली है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। एंडी बुनाम बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंडी बुनम। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? कीर स्टामर को। देखो ये एक तो लेबर पार्टी से आते हैं, और इनको किसने इनवाइट किया? वही किंग चार्ल्स, जैसे हमारे राष्ट्रपति इनवाइट करते हैं, मेजोरिटी पार्ट जो मेजोरिटी वोट मिलते हैं जिस पार्टी को, उसका नेता जो होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, सेम वहां पे है। तो वहां पे क्या हुआ है, लेबर पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। अभी इलेक्शन नहीं हुए, आप बात बात को समझिएगा कि ये जो कीर स्टामर है, उन्होंने जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए थे उसमें लेबर पार्टी की हार हो गई थी, उससे परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? एंडी बर्नहम बने हैं। यूनाइटेड किंगडम किस किस से मिलकर बनता है? पहले तो इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके SSC में, ठीक है। He was elected leader of Labour Party on 17 July 2026 and previously served as मेयर ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर। इनकी हिस्ट्री यही ये रही है कि इन्होंने मेयर के रूप में भी मैनचेस्टर में काम किया हुआ है। ये 7th यूके प्राइम मिनिस्टर इन अ डिकेड, इस इस डिकेड में 7वें यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये चीजें चलती आ रही है वहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि ये यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन बना है, क्योंकि अब यूके क्या है, ब्रेग्जिट लेने के बाद यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट, हमने सारी न्यूज को आज कवर कर लिया है। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, इसका उत्तर तो मैं आपको कल बता ही दूंगा। क्वेश्चन इज, अटल पेंशन योजना इज रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन आर, फर्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड डी इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे और डेली कंसिस्टेंट इस क्लास के साथ बने रहेंगे। आपको क्लास पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग विद अभ्यस्त क्लासेस।